हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा संविधान सभा की कुछ समितियों के बारे में कि संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण समितियां थीं वो कौन कौन सी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के अधिकारी। ओके, देखेंगे इसमें कि संविधान सभा के कौन कौन से अधिकारी थे और उनका क्या काम था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद फिर देखिए संविधान सभा के स्पीकर, जो स्पीकर थे वो गणेश वासुदेव मावलकर थे। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हम यहाँ पे जो भी कुछ लिख देंगे अब वो इम्पॉर्टेंट ही होगा। तो आपको ये देखना है और इसको समझना है कि संविधान सभा के अधिकारी कौन कौन थे और उनका काम क्या था। ओके, देखो आगे। HV अय्यर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। HV अय्यर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। फिर यहाँ नोट में देखिए HN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। चीफ ड्राफ्टमैन ये कौन थे? मुख्य प्रारूपकार। ओके, अब इसके बाद सुलेखक यानी कैलीग्राफर, जो लिखते थे उसको, वो कौन थे? उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम था उनका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, और ये सब जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे संविधान सभा के अधिकारी में, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो इस वीडियो को पॉज करिए और इतना लिखिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान निर्माण के अलावा और कौन से काम जो है संविधान सभा द्वारा किए गए। ओके, संविधान निर्माण का काम तो चल ही रहा था अधिवेशन के आधार पर, जैसे बैठकों के आधार पर 12 बैठकें हमने आपको बताया था। तो संविधान निर्माण का काम तो चल ही रहा था। इसके बावजूद भी और क्या क्या काम किए गए संविधान सभा के द्वारा, उसको आइए देखते हैं। देखिए संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे को अपनाया। अर्थात उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, अब ये जो है हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज होगा। ओके, फिर देखिए, फिर संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 को ऐसे पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो डेट आपको बताना होगा। फिर पूछेगा कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर देखिए, अच्छा राष्ट्रीय गान अर्थात जनगण मन। ओके, इसको किसने लिखा था ये आप पता करके नोट करेंगे, ये हमें ना बताना पड़े, क्योंकि राष्ट्रीय गान अगर जो हमको बताना पड़ रहा है कि किसने लिखा था तो फिर ये बहुत शर्म की बात है। तो इसलिए आप जो है इसको 24 जनवरी 1950, बस ये इतना याद रखिए कि इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और लिखा किसने था ये आप यहाँ पे नीचे नोट करके लिखेंगे, खुद लिखेंगे। फिर देखिए संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अर्थात वंदे मातरम को अपनाया। और फिर इसके बाद आप लोगों का काम क्या होगा? नोट करके लिखेंगे कि वंदे मातरम जो है किसने लिखा था, यहीं पे लिख लेंगे उसको। ठीक है, हमने नहीं लिखा क्योंकि ये सब अगर हम बताएंगे ये सब आप बचपन से जानते हैं, बचपन से आपको पढ़ाया गया है। ओके, फिर देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति। ओके, तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं संविधान निर्माण का काम तो चल रहा था, लेकिन और भी कुछ संविधान सभा द्वारा काम किया जा रहा था। तो ये रहे वो काम। और
ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ओके, अब अभी आपको बताया जा रहा है संविधान सभा के द्वारा किए गए काम, और इसके बाद आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि और क्या क्या प्रावधान संविधान सभा द्वारा किए गए, क्या क्या जो है नियम बनाए गए। ओके, तो इस वीडियो को पॉज करिए और इतना लिखिए। अब जो इम्पोर्टेंट हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो है प्रस्तावना के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। देखिए, हेडिंग डालिए आप लोग सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार, ये प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, किस देश से लिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। और यह भी हम लोग जानेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और अगर जो भाग है तो इसको कब अपनाया गया, अगर जो भाग नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे हम लोग जो संविधान है फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। प्रस्तावना का विचार, ये जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की धारणा अमेरिका और भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित। जो धारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, और जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इंग्लिश में समझिएगा। ओके, इसको बेहतर समझ में, जो इसका कॉन्सेप्ट है, धारणा, वो अमेरिका से लिया गया है, और जो लैंग्वेज है उसका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, समझ में आ गई बात। जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो उसमें भाषाएं हैं, जो उसमें बात कही गई है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। फिर देखिए इसमें प्रस्तावना का महत्व, आखिर प्रस्तावना का महत्व क्यों है इसको देखते हैं। ओके, तो देखिए इसमें संविधान की शक्ति के स्रोत का उल्लेख, कहा गया है हम भारत के लोग। ओके, फिर देखिए शासन प्रणाली के स्वरूप का उल्लेख, शासन प्रणाली के स्वरूप का उल्लेख है। ये संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, हम भारत के लोग। आपको प्रस्तावना, आप प्रस्तावना गूगल पे आप सर्च करिए कि प्रस्तावना क्या है और उसको पढ़िए, तो उसमें आप पाएंगे, ये शब्द पाएंगे, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब अगर जो हम आपको बताएं कि प्रस्तावना क्या है, वो 4-5 लाइन में जो लिखी गई है प्रस्तावना वो क्या है, तो यहाँ पे बोर्ड भर जाएगा, लेकिन हम उसको नहीं लिख पाएंगे। तो आप लोग पहले उसको देखिए कि प्रस्तावना क्या है। आप लोग को वर्क करना पड़ेगा। अगर जो कोई टीचर सिखा रहा है, बता रहा है कि इसको पढ़िए इसको पढ़िए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो और भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ते रहिए। सब हम लोग पढ़ा के आपको परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें आपको खुद पढ़नी होगी। ओके, केवल टीचर पढ़ा के आपको एक पारंगत नहीं बना सकता है। आप जब खुद पढ़ेंगे, 5-10 मिनट 20 मिनट खुद समय देंगे उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके, और आपको बता दें हम कि ये जो टॉपिक चल रहा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये शब्द देखिएगा आप, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, फिर देखिए तीसरा पॉइंट, शासन प्रणाली का उद्देश्य, न्याय। जो शासन प्रणाली रहेगी उसका क्या उद्देश्य होगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ओके, फोर्थ पॉइंट है संविधान के निर्माण की तिथि का उल्लेख है प्रस्तावना में, ठीक है, 26 नवंबर 1949। समझ में आ रही बात। ये जो है संविधान निर्माण की तिथि है, ना कि लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि आप सबको पता है क्या, 26 जनवरी 1950, लेकिन जो संविधान निर्माण का काम जो पूरा हुआ वो 26 नवंबर 1949। बात समझ में आ रही है। फिर देखिए नोट, शब्दों को के क्रम को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये जो देख रहे हैं अपना, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, 4 ऑप्शन देगा, लिखेगा शासन प्रणाली के स्वरूप का उल्लेख कीजिए, 4 ऑप्शन देगा और उल्टा पलटा देगा, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी संप्रभु गणराज्य, फिर लिखेगा समाजवादी लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य पंथ निरपेक्ष, ऐसे। और 4 लाइन बनाएगा,
इसके बाद उसमें से जो सही होगा वो आपको बताना पड़ेगा, तो क्रम वाइज बताना पड़ेगा। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। क्रम बहुत मैटर करेगा, यहाँ भी क्रम बहुत मैटर करेगा। कई बार एग्ज़ाम में सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लिया गया है वनडे एग्ज़ाम में। तो ये जो आपको प्रस्तावना पढ़ाया जा रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये पंथ निरपेक्ष क्या है, ये पंथ निरपेक्ष क्या है। इसके बाद विचारकों के अनुसार महत्व क्या है इसका, कि इस प्रस्तावना का क्या महत्व है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो है संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें जो है क्या मामला है, क्या विचारकों का कहना है, और इसके बाद संविधान का क्या कहना है, इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चीज़ों को क्लियर कट पढ़िए, साफ पढ़िए। मैटर ये नहीं करता कि वीडियो की क्वालिटी और ये सब कैसे हैं, मैटर ये करता है कि वीडियो के अंदर क्या क्वालिटी है। ओके, समझ में आ रही है बातें। आपको ये समझिए कि ये पेड बैच की आपको क्लासेस दी जा रही हैं यहाँ पर। ओके, इतना आसान नहीं। जब आप कहीं सर्च करेंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप सर्च कीजिए, एक बार आपको क्या मिलेगा, क्रैश कोर्स। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पे मिलेगा आपको क्रैश कोर्स। कोर्स चला ही नहीं, अब क्रैश कोर्स पहले से चला रहे हैं यूपी SSSC पेट के लिए। ओके, बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद हमने आपको पहले भी बताया है कि ट्रिक नहीं इस्तेमाल करना है आपको। ट्रिक जो है पेपर में काम नहीं आता है। और इसके बाद जो है कोई डोज वाली क्लासेस नहीं लेनी है आपको, आप खुद पढ़िए, पर डोज वाली क्लासेस मत लीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं, पर डोज और वैक्सीन वाली क्लासेस मत लीजिए, क्योंकि वो डोज और वैक्सीन आपको सही रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। ओके, ये जो है कोरोना की वैक्सीन नहीं है कि जो आपको स्वस्थ रखेगा और जो है आपको अच्छा मैटर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्रैश कोर्स टाइप में है, जो बच्चा पहले से पढ़ रखा है उसको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और उसका रिवीजन टाइप में होगा। पर जो नया है, जो नया अर्थात ऐसा नहीं है कि 40 साल 35 साल के लोग नए नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर जो उन्होंने कहीं नहीं पढ़ा तो वो बिल्कुल नए हैं। तो आप ये याद रखिए कि आपको पढ़ना है, और क्रैश कोर्स और इसके बाद मैराथन क्लासेस, वो डोज क्लासेस, ये सब पे ध्यान मत दीजिए। मैटर देखिए, अच्छा मैटर देखिए। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।